हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी के योद्धा में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के सामने कक्षा 8 का सेकंड चैप्टर लाई हूं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और उन्हें शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता जो है स्थापित होती है। ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आती है और भारत का स्वामी, साम्राज्य का स्वामी बन के बैठ जाती है। तो इसके बीच में जो वो क्या क्या करती है, किस प्रकार की कूटनीतिक, उसकी राजनीतिक, सामाजिक कैसी उसकी परिस्थितियाँ रहती हैं, वो किस तरीके से अपना साम्राज्य फैलाती है, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि मुग़ल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी बादशाह था। आखिरी जो है शक्तिशाली बादशाह था। कौन था? औरंगजेब, है ना। उन्होंने वर्तमान भारत में एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था और 1707 में उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। मुग़ल सूबेदार और बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे उनकी मृत्यु के बाद, और उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियायतें कम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियायतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावशाली केंद्र के रूप में नहीं रहा। तो जैसे कि मुग़ल बादशाह जो कि सबसे शक्तिशाली बादशाह औरंगजेब जो आखिरी बादशाह बचा था, उसकी मृत्यु हो जाने के बाद जब क्षेत्रीय रियासतें जो थी वो खुद को स्वतंत्र करने लगी और जो है मुग़ल साम्राज्य जो है कमज़ोर पड़ने लगा। तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेज के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। कि आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारी कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जा करने में उनकी ज़्यादा जो है दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वो व्यापार के सोच से आए थे। लेकिन जब वहाँ यहाँ रहने लगते हैं तो उन्हें इसमें इन सब में इंटरेस्ट लगने लगता है। और फिर ऐसे कैसे हुआ एक दिन कि वो एक विशाल साम्राज्य के स्वामी बैठे। तो इसके बारे में पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये कह रहे हैं कि जो मुग़ल साम्राज्य था उसका अंतिम जो शक्तिशाली बादशाह था वो था औरंगजेब। और उसके बाद जितने भी आए वो सभी एक तरह से अयोग्य थे और उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण मुग़ल साम्राज्य का जो है पतन हो जाता है। और एक जो अंग्रेज जो क्षेत्रीय ताकत के रूप में उभर रहे थे, उन्होंने अपने धीरे धीरे शक्तियों में बढ़ोतरी की और किस तरीके से साम्राज्य के स्वामी बन बैठे, इसके बारे में हम इसी में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इसको आगे। यहाँ पे कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर उनके बेटों की गिरफ्तारी के बारे में दिखाया गया। ये चित्र है यहाँ पे। बोले कि औरंगजेब के बाद कोई मुग़ल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं था, लेकिन प्रतीक के रूप में मुग़ल बादशाहों की जो है महत्व बनी रही थी कि हाँ मुग़ल बादशाह है। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय जो है विद्रोह में मुग़ल साम्राज्य के रूप में एक जो बहादुर शाह जफर था उनको नेता मान लिया गया। तो जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने का आदेश दिया और उनके सामने ही उनके बेटों को मार डाला। तो आप देखते हैं कि किस तरीके से जो अंतिम, अगर हम बात करें शक्तिशाली नहीं, अंतिम शासक तो बहादुर शाह जफर मुग़ल साम्राज्य के थे। और अगला जो हमारा टॉपिक है उसको देखते हैं। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, कैसे आती है ये कंपनी। तो यहाँ बताया जा रहा है कि सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर या इजाज़तनामा जारी किया, जिससे कि कंपनी को पूरब से व्यापार करने का जो है एकाधिकार प्राप्त हो गया। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड को कोई भी जो है कंपनी इंग्लैंड में वो भारत के साथ व्यापार कर सकती है और वो बस इंग्लैंड की ही कंपनी, उसके अलावा कोई कंपनी नहीं, यानी कि प्रतिस्पर्धा का कोई मामला ही नहीं था इसमें। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाके खोज सकती थी और वहाँ के रास्ते कीमत और जो है वहाँ की चीज़ें खरीद कर कम कीमत पर वहाँ जाकर ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। तो कंपनी को दूसरे अंग्रेज व्यापारी जो कंपनियों में प्रतिस्पर्धा का जो रखते थे वो उनसे कोई भय नहीं था, क्योंकि एक अधिकारनामा इनको पहले ही प्राप्त हो गया था, तो प्रतिस्पर्धा का कोई बात ही नहीं था। उस ज़माने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तो वे सभी सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमतों पर बेच सकती थी। तो अगर हमारे बीच अगर कोई प्रतिस्पर्धी ही नहीं रहेगा, अगर हम किसी ऐसे मान लीजिए किसी रूम में एक व्यक्ति बैठा हुआ है और वहाँ पे एक टीचर है, तो उसको एग्ज़ाम देना है, तो उसका नंबर कितना भी आए, है ना, तो फर्स्ट तो वही कहलाएगा ना। तो वो कोई जबकि वहाँ पे कोई दूसरा स्टूडेंट है ही नहीं, कोई प्रतिस्पर्धी है ही नहीं उसका। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूर्व के बाजार में आने से नहीं रोक सकता था। जब इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट यानी को कैप ऑफ फूड को छूकर चक्कर लगाते हुए हिंद महासागर को पार कर पुर्तगाली भारत के पश्चिमी तट पर आने वाले अपनों को उपस्थिति दर्ज करा दी, तो गोवा में उन्होंने अपना ठिकाना जो है
बना चुके थे। पुर्तगाली खोजी यात्री जो पहले जो भारत में आया था, वास्को दी गामा 1498 में पहली बार जो है गोवा के कालीकट तट पे पहुंचा था। तो 17वीं शताब्दी के शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की जो है संभावनाएं तलाशने लगे थे, और कुछ ही समय बाद जो है फ्रांसीसी भी आ गए। तो धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा जो है बढ़ने लगा था इनका। हालांकि एकाधिकार तो प्राप्त था, लेकिन दूसरी जो थी वो लोग नहीं मानती थी इस बात को, है ना। तो धीरे धीरे इनका भी जो है प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगा, और इन्हें भी लगा कि भाई अब हमें इस पर बिल्कुल काबू करने की ज़रूरत है। आगे देखते हैं। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजार में भारत बनने वाले बारीकी सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इसके अलावा जो काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी भी ज़बरदस्त मांग रही। तो यूरोप और कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमत बढ़ने लगी, और उनसे मिलने वाला जो मुनाफा था वो गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यह भी रास्ता था कि वे अपने प्रतिस्पर्धी कंपनियों को ख़त्म कर दें। लिहाजा बाज़ारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयाँ शुरू करवा दी। 17वीं और 18वीं शताब्दी में जब एक मौका मिलता तो एक कंपनी दूसरी कंपनी का जहाज़ डुबोने पर लग जाती और रुकावटें खड़ी कर देती। माल से लदे जहाज़ों को आगे रोकने से जो है रोक देती आगे बढ़ने से। तो इस तरीके से मतलब अगर मांग बढ़ रही है बाज़ार में तो उसकी कीमत भी बढ़ेगी, है ना। तो प्रतिस्पर्धी हो गए, और जब प्रतिस्पर्धा बढ़ गया तो माल जो है वस्तु जिनका जो है दाम बहुत कम होता था उनके दाम जो है बढ़ने लगे, क्योंकि मांगने वाले बहुत हो गए उसके। तो इस तरीके से जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। तो इन्हें लगा कि अगर हमें आगे बढ़ना है बिना प्रतिस्पर्धा के, या तो फिर इन कंपनियों को हटाना पड़ेगा, एकमात्र उपाय है ना। आगे देखते हैं इसको। आगे है कि जो यह व्यापार था वो हथियारों की मदद से चल रहा था, और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलाबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों ने भी से भी है जो इनका टकराव होने लगा। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना काफ़ी मुश्किल होता गया। तो अगर ये लोग चाहते थे कि अब हमारा कंपनी ज़्यादा करे मुनाफा, तो भाई इनको युद्ध भी करना पड़ता था। तो इससे क्या होता था कि कोई कंपनी किसी शासक के साथ जुड़ी होती थी तो उस शासक से भी इनका जो है टकराव होता रहता था। तो इस तरीके से जो है व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना काफ़ी मुश्किल हो गया। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। यहाँ पे एक मैप दिया गया है, ये आपको अफ्रीका दिख रहा है। यहाँ पे केप ऑफ गुड होप, यहाँ से जो फरमान जारी करके पूर्वी भारत की ओर, यहाँ से ही वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप होकर यहाँ से ऐसे गुजरात या काली तट पर आया था, तो गोवा के सॉरी। आगे देखते हैं इसमें। यहाँ एक बॉक्स दिया गया है, इसमें बताया गया है कि वाणिज्य का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि अगर कोई व्यवसायिक किसी चीज़ को कम कीमत पर खरीदता है और उसको अधिक कीमत पर बेचता है और उससे मुनाफा कमाता है, तो उसे ही वाणिज्य कहते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू कैसे करती है। तो आइए देखते हैं इसको। पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री है उसका जो स्थापना होता है 1651 में हुगली के किनारे होता है, इसको आप याद रखिएगा। कंपनी के व्यापारी यहाँ से जो है अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्ट्री कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयरहाउस था जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के जो है अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी में सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने की जो है को प्रेरित किया गया। 1696 तक जो कंपनी ने आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुग़ल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गाँव खरीद लिए। उनमें से जो एक था वो था कालीकता, जो बाद में जिसको कलकत्ता के नाम से और अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है ना। तो कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को भी इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क दिए जो है व्यापार कर सकते हैं। तो औरंगजेब ने भी एक फरमान जारी कर दिया कि कंपनी को जो है शुल्क नहीं देना पड़ेगा। तो इनसे कंपनी को ही नाफा हुआ है ना। और किस तरीके से ये अपनी कूटनीतिक से 3 गाँव को भी ये खरीद लेते हैं। तो आगे देखते हैं इसमें। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारियों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही यह अधिकार दिया गया था कि आप शुल्क मुक्त व्यापार कर सकते हैं, लेकिन इस जो फरमान का जो गलत फ़ायदा उठाया वो थे कंपनी के जो अफसर थे, जो निजी व्यापारी थे। उन्होंने भी ये जो है अधिकार सोचा कि हमारे लिए भी है, और इन्होंने भी शुल्क देने से मना कर दिया। लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से मना कर दिया। इसमें जो बंगाल के राजस्व का जो है बहुत घाटा हुआ
और ऐसे में जो वहाँ का शासक था मुर्शिद कुली खां, इसने विरोध करना जो है प्रारंभ कर दिया। तो अधिकार तो किसी एक को मिला था, लेकिन उसका जो फ़ायदा उठा रहे थे वो निजी कंपनी भी थी, वो भी उठा रहे थे, है ना। इन्होंने भी जो है शुल्क देने से मना कर दिया। तो ऐसे में मुर्शिद कुली खां गुस्सा हो जाता है और उसने विरोध करना स्टार्ट कर दिया कि भाई आप क्यों नहीं दोगे, आपको तो ये अधिकार नहीं प्राप्त है ना। इसमें जो अगला हमारा टॉपिक है कि व्यापार से युद्ध तक, तो देखते हैं 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव जो है काफ़ी बढ़ गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल में नवाब अपनी ताकत का जो है ताकत दिखाने लगे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति जो है ऐसी थी कि मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, वे शक्तिशाली शासक थे, है ना, योग्य शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायत देने से मना कर दिया और व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराना मांगने लगे। उसे सिक्के ढालने का भी अधिकार नहीं दिया और काफ़ी उसकी जो किलेबंदी हो रही थी उसको भी रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया और उन्होंने यह दलील दी कि इनकी वजह से है बंगाल सरकार की राजस्व वसूली घाटे में जा रही है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उससे जो अफसरों ने जो है अपमानजनक चिट्ठियाँ लिखी और नवाबों और उनके अधिकारियों को अपमानित करने की जो है प्रयास करी। तो जो बंगाल का शासक था उसने क्या करा कि उसने जो है अंग्रेज़ों को जो भी एक अधिकार दिए गए थे उसको ख़त्म कर दिया, सिक्के ढालें यह सब अधिकार नहीं दिए और ऊपर से उससे बोला कि आपको राजस्व देना पड़ेगा, जबकि अंग्रेज़ी इसके लिए माने नहीं कि हम नहीं देंगे। तो बंगाल का जो शासक था उसको उनसे राजस्व चाहिए था और वो जो अंग्रेज़ थे वो सोच रहे थे कि ये हमसे राजस्व क्यों मांग रहे हैं ना। तो ये जो टकराहट का मेन कारण यही था। कंपनी का कहना था कि स्थानीय जो अधिकारियों की बेतुकी मांगे हम जो है हमें तबाह कर देगी, हम उनको पूरा नहीं करेंगे। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा दे। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी पड़ेगी और कई गांव खरीदने पड़ेंगे, उनका जो है पुनर्निर्माण करना पड़ेगा। ये टकराव दिनों दिन बढ़ता गया और अंततः इसका परिणाम जो हुआ प्लासी का जो है युद्ध हुआ, है ना। प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध अंग्रेजों का जो है स्टेबल, अगर हम फर्स्ट टाइम बोले तो प्लासी का युद्ध ही यहीं से माना जाता है। तो ये जो टकराहट आगे चल के बहुत बड़ी हो गई और एक प्लासी के युद्ध के रूप में ये सामने आता है। तो आइए देखते हैं प्लासी के युद्ध में क्या हुआ था। तो प्लासी का युद्ध कब होता है? 1756 में जो है अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने हैं और कंपनी को सिराजुद्दौला जो है काफ़ी ताकतवर लगता है और से वो भयभीत हो जाते हैं। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब बनाना चाहते हैं जो उनकी जो है हर रियायतें और हर जो है मांग उनकी पूरी करे, है ना। शासन तो वो करे लेकिन शासन किसके अनुसार हो? अंग्रेजों के अनुसार, है ना। तो कठपुतली नवाब वो बैठाना चाहते हैं। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके जो है राज्य में राजनीतिक मामलों में टांग ना अड़ाए, किलेबंदी रोकने और बाकायदा राजस्व चुकाने का जो है भी आदेश दिया। दोनों पक्षों में से किसी ने पीछे नहीं हटा और सिराजुद्दौला ने क्या किया कि 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने जो है कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फ़ौज अपनी कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेज़ों के हथियार छीन लिए गए और अंग्रेज़ जहाज़ों को घेरे में ले लिया गया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जा कर लिया और जो है उधर का रुख अपना लिया। तो देखिए कि किस तरीके से उसके जो है फरमान ना मानने के कारण सिराजुद्दौला हमला कर देता है उनकी फैक्ट्री पे। तो इसका परिणाम आगे क्या होता है उसको देखते हैं। इससे पहले यहाँ पे देखते हैं, आपको रॉबर्ट क्लाइव का यहाँ पे चित्र दिख रहा है। और कठपुतली नवाब का मतलब क्या होता है? तो एक ऐसा खिलौना होता है जिससे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचा सकते हैं, जो किसी और के सहारे पर चलता है और उसे जो है मजाक उड़ाने के लिए अफसर जो है कठपुतली नवाब के रूप में उसका नाम दिया एक उन्होंने। तो कठपुतली नवाब की अगर ये चाहते थे कि शासन भले ही कोई कर रहा हो लेकिन वो जो शासन है उसका जो नियम है उसमें जो होना चाहिए वो इनके अंग्रेज़ों के हिसाब से होना चाहिए। तो ऐसे नवाब की जो है तलाश कर रहे थे पपेट की, है ना। आगे देखते हैं। इसके बाद भी जो है कंपनी की नवाब के साथ लंबे समय तक सौदाबाजी चलती रही। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी को जो है सेना के नेतृत्व में नवाबों की सिराजुद्दौला की हार हुई। इसका बड़ा कारण जो था उसका सेनापति था मीर जाफ़र, है ना। मीर जाफ़र था वो अंग्रेज़ों के साथ मिल जाता है और मीर जाफ़र की टुकड़ी ने इस युद्ध में ही हिस्सा नहीं लिया। और किस बेस पे मिलता है? रॉबर्ट क्लाइव इसको बोलता है कि अगर सिराजुद्दौला हार जाता है तो उसकी जगह पे मैं आपको नवाब बना दूंगा, है ना। तो वो नवाब बनने की चाहत में जो है गजदारी कर देता है अपने शासक के साथ। तो आगे का जो देखते हैं
आइए देखते हैं, इसमें एक बॉक्स दिया गया है। इस बॉक्स में कुछ खास नहीं है, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे है कि प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की जो है पहली जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है और मीर जाफर नवाब बनता है। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य व्यापार तक ही था, है ना। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद के बिना लड़ाई के हो सकता है तो फिर खुद शासक बनने की क्या जरूरत है ना, ये सोचते हैं। जल्द ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह जो है रास्ता भी आसान नहीं था। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के जो इशारे पर नहीं चलती थी, क्योंकि जो बंगाल का प्रतिनिधित्व जो शासक कर रहा था, उनकी भी जो है प्रजा थी, उनकी जो है उनके प्रति भी उनका कुछ दायित्व था। तो उनको निभाने के चक्कर में कुछ फैसले जो है कंपनी के वो अनसुना कर देते थे। तो फिर कंपनी क्या करती है ना, जब मीर जाफर से ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम और तेज़ निकला, है ना। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई हुई 1764 में, और उसमें उसको हरा दिया गया। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफ़र को दोबारा जो है नवाब बना दिया गया। अब नवाब को हर महीने जो है 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने पड़ते थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने और व्यापारिक ज़रूरत तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। तो ज़रूरतें जो है कभी ख़त्म नहीं होती है। कितना भी अगर कंपनी को इतना मिलता था तो कंपनी सोचती थी कि मुझे थोड़ा सा और चाहिए, है ना। और के चक्कर में इनकी जो ज़रूरतें हैं कभी पूरी नहीं हुई। कंपनी और ज़्यादा इलाके और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफ़र की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभव को देखते हुए रॉबर्ट क्लाइव ने एक ऐलान किया कि अभी हम खुद जो है यहाँ का शासक जो है बनना पड़ेगा, हमें खुद शासन करना पड़ेगा, हमें खुद नवाब बनना पड़ेगा, है ना। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया और दीवाने मिलने के कारण जो है कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधन का नियंत्रण मिल गया। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या जो है हल हो गई कि 18वीं शताब्दी की शुरुआत में ही जो भारत के साथ उनका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादा चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने चांदी के बदले में खरीदना पड़ता था। तो इसकी वजह यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब भारत में होने वाले आमदनी के सहारे कंपनी अपने खर्चा चला सकती थी। इस कमाई की कंपनी ने भारत में सूती और जो है रेशमी कपड़ा खरीदना भी जो है स्टार्ट कर दिया। इसके बदले में उन्हें कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं देना पड़ता था। अपनी फ़ौज को संभाल सकती थी और कलकत्ते में जो किले बनवाए थे और दफ्तरों का जो है निर्माण उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। तो जब पूरी तरीके से उनका बंगाल पर नियंत्रण हो गया तो इससे उनका फ़ायदा हुआ कि जो पहले जो उनको व्यापार करने के लिए भारत के साथ जो सोने चांदी कुछ भी देना पड़ता था वो जो पूरी तरीके से बंद हो गया, है ना। वो बिल्कुल नहीं देना पड़ता था। अब जो भी था सर्वे सर्वा यही थे, है ना। तो आगे यहाँ पे एक बॉक्स बनाया गया है, इसको देखते हैं। नवाब की शिकायतें क्या थी भाई, आइए देखते हैं इसको। तो 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में कहा कि जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करी थी कि उन्होंने एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन मांगी, है ना। उन्हें वह ज़मीन तो मिल गई पर उन्होंने तो वहाँ मजबूत किला ही ठोक दिया। इसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए जो नदी से जुड़ते थे। दीवारों पर उन्होंने ना जाने कितनी तोपें तैनात कर दी। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों और अन्य लोगों को अपने मातहत रहने के लिए तैयार कर लिया और वह 1 लाख रुपए राजस्व वसूलते थे। वे असंख्य औरतों और मर्दों को उनके ही देश में जो है गुलाम बनाकर बैठे हुए थे। तो किस तरीके से जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और व्यापार करने के लिए जो है हाथ पैर जोड़ती है, उसके बाद किस तरीके से हाथ पैर मोड़कर शासक बन जाती है ना। तो गिरगिट थे ये, अगर हम अपने लैंग्वेज में बात करें। रंग बदलना इन्हें बहुत अच्छी तरीके से आता था, है ना। आइए देखते हैं आगे। अगला जो हमारा टॉपिक है, कंपनी के अफसर जो है नवाब कैसे बन बैठे। तो नवाब जो है क्या होते थे, इसका मतलब क्या होता था। इसका यह मतलब था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फ़ायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाब जो था वो नवाबों की तरह जो है ख्वाब देखता था, उनकी तरह बनने की कोशिश करता था। वो भी चाहता था कि ये ऐशो आराम जो है हमें भी मिले, है ना।
प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में जो बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारे पैसे देंगे। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर लिया था। 1743 में जब इंग्लैंड से मद्रास, जिसको अब चेन्नई बोलते हैं, आया था तो उसकी उम्र जो है 18 साल थी। 1767 के बाद जब वो 2 बार गवर्नर जनरल बना, इसके बाद हमेशा के लिए वो भारत से रवाना हुआ। तो यहाँ उसकी दौलत जो है 4 लाख पाउंड से भी अधिक थी। दिलचस्प की बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में ही उसकी कंपनी के भीतर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए भेजा गया था, लेकिन 1772 में उसे खुद ही भ्रष्ट साबित कर दिया गया और जो है सरकार को उसकी आकूत संपत्ति के स्रोत को ऐसे अचानक से बढ़ते हुए देखकर उस पर जो है संदेह हुआ और भ्रष्टाचार के आरोप में जो है उस पर केस चलाई गई, लेकिन उसे बरी कर दिया गया। लेकिन इस जो है अपमान समझो या कुछ भी, उसको अच्छा नहीं लगा। इसकी वजह से उसने 1774 में जो है आत्महत्या कर ली। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए, लेकिन बहुत सारे कंपनी के जो अफसर थे उन्होंने कुछ की कम उम्र में मृत्यु हो गई, कुछ लड़ाइयों में मारे गए, है ना। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना सही नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे अफसर ऐसे थे जो साधारण परिवार से थे और चाहते थे कि बस भारत में जाए और अच्छा खासा मतलब अपने चलने चलाने भर धन इकट्ठा कर ले, है ना। तो और लौट कर आप आराम से अपनी ज़िंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस चले गए, उन्होंने तो आलीशान जीवन जिया। उन्होंने वहाँ के लोग जो है नवाब, जो कि नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण था, नवाब कहते थे। उन्होंने लोग अक्सर नए अमीर और अचानक से दिनों दिन रातों रात एकदम ऊंचाई पर चले गए, ऐसे नज़र से देखते थे उनको कि कल रोडपति लेकिन आज करोड़पति, है ना, रातों रात। तो इस तरीके से देखते थे। नाटकों में उनको जो उनका प्रदर्शन किया जाता था, एक हास्यास्पद जो है दृश्य के रूप में दिखाया जाता था, लोग उनका मजाक उड़ाते थे। अगला जो हमारा टॉपिक है कि कंपनी का जो है फैलता शासन, तो देखते हैं कंपनी किस तरीके से अपना जो है शासन फैलाती है। और इससे पहले एक क्लाइव खुद को कैसे देखता है, तो उसका एक यहाँ पे बॉक्स दिया गया है, इसको देख लेते हैं। ये कहता है कि संसद की एक समिति के सामने क्लाइव ने कहा कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसे ज़बरदस्त संयम का परिचय दिया। अच्छा, देखते हैं इसको। उसकी स्थिति की कल्पना कीजिए कि जहां प्लासी की जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारे पर चल रहा था और एक संपन्न शहर मेरी दया पर थी। उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे की गिरबान खींच रहे थे। ऐसे खजानों के बीच गुजर रहा था मैं, जो सिर्फ मेरे लिए ही खुले हुए थे। एक तरफ सोना था और दूसरी तरफ जवाहरात। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखते हुए खुद हैरान हूँ। अब पता नहीं ये क्या समझाना चाहता है ना। आइए देखते हैं इसको आगे। यदि हम 1757 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जा की जो है प्रक्रिया को देखते हैं, तो महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसके किसी भी भारतीय रियायत पर अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक जो है साधन का प्रयोग किया इन्होंने। तो इन्होंने अचानक से ही आकर भारत में जो है अपना शासन स्थापित नहीं किया। इससे पहले इन्होंने बहुत सारी कूटनीतिक चालें चली, कुछ राजा को खुद में लड़वा दिया, खुद किसी का खुद प्रतिनिधित्व किया, है ना। तो इस तरीके से घूस कर ऐसे बिल्कुल इन लोगों के बीच में आपसी फूट डलवाकर इन्होंने अपने शासन का जो है विस्तार किया। बक्सर की लड़ाई जो 1764 में होती है, इसके बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक प्रतिनिधित्व होते थे। उनका काम यह था कि कंपनी के हितों का रक्षा करना, उन्हें आगे बढ़ाने का काम होता था किसका, रेजिडेंट का। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों की देखरेख करना चाहते थे और राजा कौन बनेगा अगला, किस पद पर होगा, किसको बैठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी के रियासतों पर सहायक संधि थोप दी जाती। सहायक संधि क्या होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी, उसने अपना स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था। उसे कंपनी की तरफ से जो है सुरक्षा दी जाती थी। तो सहायक संधि क्या होता था कि अगर किसी कंपनी ने सहायक संधि, किसी राज्य ने सहायक संधि को मान लिया, तो वो खुद की सेनाएं नहीं रखती थी। वो सेनाएं जो होती थी कंपनी की होती थी, लेकिन वेतन वो शासक ही देता था, है ना। तो सहायक सेना जो है रखने की जो क्या प्रक्रिया थी, इसको देखते हैं। सहायक सेना की रखरखाव के लिए जो है कंपनी को पैसा देनी पड़ती थी। कंपनी को पैसा देना पड़ता था। कौन देता था?
जो जिसके लिए सहायक जो है सेनाएं रखी जाती थी। अगर भारतीय शासक रकम देने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर जो है उनका इलाका जब्त कर लिया जाता था। उदाहरण के लिए एक रिजर्व वेलेजली गवर्नर जनरल जिसका कार्यकाल 1798 से 1805 तक था, उस समय अवध के नवाब 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंप देते हैं। इसका कारण होता है कि वो मजबूरन होते हैं कि क्योंकि वो सहायक सेना की के लिए जो पैसे होते हैं वो अदा नहीं कर पाते हैं, इसके लिए उनको वो जो है इलाका देना पड़ता है कंपनी को। इस आधार पर हैदराबाद के कई इलाकों को भी उनसे छीन लिया गया। तो रेजिडेंट की ताकतें क्या होती थी, इसको देखते हैं कि कंपनी द्वारा नियुक्त की गई रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री जो हैं जेम्स मिल ने कहा है कि दरअसल रेजिडेंट रियासत का एक राजा होता था। हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञता के तहत काम करने की छूट देते थे जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह से अधीनस्थ यानी कि उसके नीचे नहीं हो जाता था और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार में महफिल काम करता था तो चीज़ें आराम से चलती रहती थी। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता था। जब भी कुछ अलग तरह का घटना होता था तो राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता था जिसे ब्रिटिश सरकार गलती मानी और टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाती थी। तो ये जेम्स मिल के द्वारा लिखा हुआ था। आगे देखते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है टीपू सुल्तान। इसको शेरे मैसूर कहा जाता था। इसका कारण जानते हैं, शेरे मैसूर इसको इसलिए कहा जाता है कि एक बार ये शिकार पे जाता है एक ब्रिटिश अधिकारी के साथ, तो इसके पास बंदूकें भी होती हैं, खंजर भी होती है, लेकिन इसकी बंदूक जो है साथ नहीं देती है और खंजर गिर जाती है, जिसकी वजह से वो जो शेर है इस पर हमला कर देते हैं। और जो टीपू सुल्तान होते हैं इन्होंने उस शेर की जो है बहुत बहादुरी से सामना करते हुए खंजर उठाकर उसे मार देते हैं, इसीलिए इनको जो है ये उपाधि दी जाती है शेरे मैसूर, है ना। इनको मैसूर का जो है शेर कहा जाता था। आगे जो हम देखते हैं इसमें, जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों का खतरा दिखाई देने पड़ता है तो कंपनी प्रत्यक्ष रूप से सैनिक टकराव का जो है रास्ता भी अपनाती है। इसका एक उदाहरण देख सकते हैं आप मैसूर को। हैदर अली जिसका कार्यकाल 1761 से 82 तक था, उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान जिसका कार्यकाल 1782 से 99 तक था, जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। इससे अंग्रेज जो है डर रहे थे। मालाबार तट पर होने वाले व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपने रियायत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठता संबंध विकसित की और उनसे मदद से अपनी सेनाएं का जो है आधुनिकीकरण किया। तो जो इनका जो संबंध था फ्रांसीसियों से, इससे अंग्रेज़ जो है बिल्कुल डरे हुए थे कि भाई इनके साथ मिला हुआ कहीं फ्रांसीसी जो है हमें पराजित ना कर दे और किस तरीके से इसको घेरे में लिया जाए, यही नीति बना रहे थे कौन, अंग्रेज, है ना। अंग्रेज़ जो है मैसूर जो है काफ़ी शक्तिशाली राज्य हो गया था, इससे जो है बहुत ही डरे हुए थे अंग्रेज। तो देखिए आगे क्या करते हैं। यहाँ पे आपको टीपू सुल्तान का जो है एक चित्र दिख रहा है, यहाँ पे टीपू सुल्तान, है ना। आगे देखते हैं, तो टीपू सुल्तान के इस कदम से जो है अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि भाई आप जो कर रहे हो आप फ्रांसीसियों के साथ क्यों मिले हुए, है ना। वो इनके प्रतिस्पर्धी थे। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान को बहुत महत्वाकांक्षी और घमंडी खतरनाक दिखाई देते थे। उन्हें लगता था कि ऐसे जो शासक है उनका जो नियंत्रण करना, उनको कुचलना बहुत ज़रूरी हो गया, नहीं तो जो है हमारा राज्य करने का सपना छिन जाएगा। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों ने 4 युद्ध किए। पहला जो था 1767 से 69 तक, प्रथम जो है हमारा ये मैसूर युद्ध हुआ था, दूसरा 80 से 84 तक हुआ था, तीसरा 1790 से 92 और अंतिम जो था 1799 में। तो 1799 तो श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जो संधि हुई थी। लेकिन ये तीनों जो मैसूर में जो युद्ध हुआ था, इन युद्धों की जो समाप्ति है किस संधि से हुई थी, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, है ना। श्रीरंगपट्टनम की जो आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिलती है और कंपनी की राजधानी की रक्षा करते हुए जो है अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की जो है मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वाडियार राजवंशों को जो है मैसूर सौंप दिया जाता है। इसके बाद इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी जाती है। तो किस तरीके से आप देखते हैं कि मैसूर का भी पतन हो जाता है ना। तो यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है आपको, यहाँ पे देखिए टीपू सुल्तान है और यहाँ पे इसके 2 बेटे हैं और यहाँ पे जो शासक है और यहाँ अपने बेटों को सौंप रहे हैं सहायक संधि के बाद।
तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में जो संधि होती है, सॉरी सहायक संधि नहीं, संधि होती है, उसमें जो 1792 में टीपू सुल्तान बंधक के रूप में जो अपने 2 पुत्र थे उनको अंग्रेजों के पास भेज देता है ना। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे एक टीपू का खिलौना है, अब देखिए इसको, ये टीपू का खिलौना है और ये एक जो है ऊपर से शेर है और ये नीचे एक अंग्रेजी मान लीजिए इसको। ये जब शेर इस पे हमला करता था, इस शेर से दहाड़ने की आवाज़ आती थी और इस जो नीचे जो व्यक्ति है इससे चीखने की आवाज़ आती थी। इस खिलौने को जो है अंग्रेज अपने साथ ले गए थे और अभी भी आप देखेंगे वहाँ पे रखा हुआ है ना, लंदन में इस खिलौने को अभी भी रखा हुआ है म्यूज़ियम में। आगे का जो हमारा टॉपिक है मराठों से लड़ाई। देखिए मुगल के पतन के बाद जो शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा वो था मराठे थे, है ना। तो अंग्रेज़ों को जो टक्कर मिलने वाली थी वो मराठों से थी। तो अंग्रेज़ सोच रहे थे कि मराठों को अपने मतलब कब्जे में कैसे करें, मराठों पे कैसे नियंत्रण किया जाए। अब इनकी जो रणनीति थी उनके प्रति थी, है ना। तो देखते हैं कि मराठा किस तरीके से धाराशायी होते हैं इनके सामने। 18वीं शताब्दी के आखिर में कंपनी मराठों की ताकत को काबू करने का सोच रही थी। 1761 में जो है पानीपत का तीसरा युद्ध होने के बाद दिल्ली से देश का जो शासन चलाने वाले मराठा राज्य थे जो है उनका जो है दिल्ली पे जो शासन चलाने का जो सपना था मराठा का चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर जो कई राजवंशों में चला गया, जैसे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले जैसे अलग अलग राजवंश जो थे उन्होंने जो है ये सारे जो सरदार एक पेशवा के अंतर्गत जो कन्फेडरेंसी राज्य मंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख होता था और पुणे में रहते थे, है ना। महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं शताब्दी के आखिर के 2 प्रसिद्ध जो है मराठा युद्ध के राजनीतिज्ञ थे। तो क्या होता है कि जब एकता होती है ना तो इस तरीके से किसी को कमज़ोर नहीं किया जाता, लेकिन जब आपस में फूट हो जाती है, जब एक ही राज्य कई छोटे छोटे राज्यों में बट जाता है तो वो उसको तोड़ना बहुत आसान हो जाता है ना। जैसे कि एक लकड़ी का गट्ठर एक साथ नहीं तोड़ सकते, लेकिन उसमें से निकाल के एक एक लकड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो एकता में बहुत बल होता है, हमने बचपन में बहुत सारी इसकी कहानियाँ पढ़ी हैं। तो इसी तरीके से कुछ यहाँ हुआ कि ये राज्य तो 1761 के पानीपत के युद्ध के बाद कमज़ोर हो ही गया था, लेकिन अलग अलग वंशों में बंटने के बाद ये और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गया, है ना। तो एक के बाद एक कई युद्धों ने कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए और 1782 में सालबाई की संधि के साथ जो है इनका जो पहला युद्ध था मराठा युद्ध वो खत्म हुआ। दूसरा जो अंग्रेज मराठा युद्ध था 1803 से 5 में था, इसमें भी लड़ा गया, लेकिन इसका यह नतीजा हुआ कि उड़ीसा यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के जो है खाते में चले गए। 1817 से 19 में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ और पूरी तरह से जो है मराठों को कुचल दिया गया और पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के वेठुर में पेंशन पर भेज दिया गया। तो अब बिंदे के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर जो है कंपनी का नियंत्रण हो गया। तो किस तरीके से मैसूर, उसके बाद मराठा जो है उनका भी नियंत्रण हो गया। तो इस तरीके से बिल्कुल फैलते जा रहे थे, है ना। छोटे से राज्य से इन्होंने छोटे से क्षेत्र से स्टार्ट किया और पूरे भारत में इनका प्रभुत्व किस तरीके से धीरे धीरे होता जा रहा था। अगला जो हमारा टॉपिक है वह सर्वोच्चता का दावा। तो इसको देखते हैं, इसमें क्या पढ़ना है हमें। 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी के क्षेत्रीय विस्तार आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हैंगस्टेन जिसका कार्यकाल जो 1713 से 23 तक गवर्नर रहता है, के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरुआत की गई, है ना। किसकी समय में? लॉर्ड हैंगस्टेन के समय में, याद रखिएगा आप इसको। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसीलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियायतों पर अधिग्रहण करने का या उनका जो अधिग्रहण की धमकी देने का जो अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीति में दिखाई देती है, लेकिन यह प्रतिक्रिया बेरोक टोक नहीं चल रही थी। उदाहरण के लिए जब अंग्रेज ने के तौर जिसको कर्नाटक बोलते हैं कि छोटे से राज्य पे हमला करना, उसको अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करी, तो वहाँ की जो शासिका थी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ जो है आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में उनकी जो जेल में है मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो चेन्नम्मा के बाद कित्तूर में से संगोली में एक गरीब चौकीदार रायना ने भी प्रतिरोध किया। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश सेवर और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया, लेकिन आखिरकार 1830 में उन्हें भी फांसी पे चढ़ा दिया गया। तो किस तरीके से चेन्नम्मा जो थी वो उन्होंने भी यहाँ पे लॉर्ड हैंगस्टन का चित्र देख रहे हैं, तो उन्होंने भी जो है हथियार उठाए अपने राज्य की रक्षा के लिए।
तो अंग्रेज़ों को बड़ी शक्ति से तो कड़ी समर्थन सॉरी कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी ही पड़ी, लेकिन छोटे छोटे राज्य थे छिटपुट, उनसे भी इनको बहुत लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, इतनी आसानी से इनको जीत नहीं मिली। फिर भी आगे देखते हैं। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव में जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से जो है चिंतित थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैले और उत्तर पश्चिम में भारत को अपने चपेट में न ले ले। इस डर से अंग्रेज जब उत्तर पश्चिम भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, तो उन्होंने 1838 से 42 के बीच अफगानिस्तान का एक लंबी जो है अफगानिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी और वहाँ प्रत्यक्ष रूप से अपना शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया और इसके बाद पंजाब की जो बारी थी, तो पंजाब का एक शासक था जो भी बहुत शक्तिशाली शासक थे, महाराणा रंजीत सिंह। उन्होंने जो है महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी जो है दाल वहाँ पे अंग्रेज़ों की नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद जो है अंग्रेज़ वहाँ पे अपनी सत्ता स्थापित करने की सोचते हैं और आखिरकार 1849 में पंजाब को अपने अधिकार मिल लिए। तो अब भारत को देखेंगे तो इधर तो इनका हो ही गया था, इधर केरल, यहाँ पे महाराष्ट्र, मराठा भी, अब इधर अफगानिस्तान पे भी कर लिया और इसके बाद यहाँ पे पंजाब था, यहाँ पे भी इनका, यहाँ तो पहले से ये स्थापित है ना। तो किस तरीके से पूरे भारत पे जो है इनकी जो स्थापना जो है अपने शासन की जो है स्थापना कर लेते हैं। अब देखते हैं विलय नीति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, इसको देखते हैं। अधिग्रहण की जो आखिरी लहर थी 1848 से 56 के बीच, ये है लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय की नीति कहा गया। इस सिद्धांत का तर्क था कि किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और अगर उसका कोई पुरुष वारिस नहीं होता है तो उसकी रियायत को जो है हड़प ली जाएगी और कंपनी के अंडर में ले ली जाएगी। तो इस सिद्धांत पे आधार में जो पहली रियायत थी सतारा 1848 में, फिर उसके बाद संबलपुर 50 में, उदयपुर जो है 1852 में, नागपुर 53 में और झांसी जिस लक्ष्मीबाई जो जिसके बारे में आप पढ़ते हैं कि इन्होंने भी बहुत कड़ा संघर्ष किया अंग्रेजों के साथ 1856 में। और आखिरकार बचा हुआ था अवध, उसको 1856 में जो है कुशासन का आरोप लगाकर, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कौन सा जो है रियासत था जिसको कुशासन के आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अपने अंडर में ले लिया था, तो वो था अवध, है ना। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया कि उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं और इसीलिए वे मजबूर होकर ये इनको कदम उठाना पड़ रहा है। तो अपने प्रिय नवाबों को इस तरह से गद्दी से हटते देख जो है अवध के जो जनता थी वो भड़क उठा, उनकी जो गुस्सा भड़क उठी, वो फूट उठे और अवध के लोग भी 1857 की क्रांति में जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो किस तरीके से ये जीत तो रहे थे लेकिन अपने जो है लोग को गुस्सा करके अपने प्रति जो है आक्रोश को भड़का रहे थे। तो यहाँ पे भारत का मैप दिया गया है कि स्टार्टिंग में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो किस तरीके से सीमित क्षेत्रों में जो है इसका शासन था, उसके बाद जो है देखिए कि फिर धीरे धीरे बढ़ता गया, है ना। नीचे में दक्षिण भारत, उत्तर भारत में, फिर देखिए भारत के अधिकांश हिस्सों पर जो है इनका जो है शासन हो जाता है। तो इस मैप से ही देख सकते हैं कितने क्षेत्र में विकसित थे और उसके बाद कितने क्षेत्रों में इनका शासन हो गया। जो है अगला हमारा टॉपिक है कि नए शासन की जो है स्थापना, तो इसको देखते हैं।
गवर्नर जनरल वारेन हैस्टिंग 1773 से 85 तक इसका कार्यकाल था। उसने बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक था जिन्होंने कंपनी की ताकत में को फैलाने में अहम भूमिका अदा की। वारेन हैस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई मद्रास में भी उसकी सत्ता जो है हासिल हो चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासनीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासन जो है गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हैस्टिंग ने कई प्रशासकीय सुधार किए। नए क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर पर जो है उल्लेखनीय है। 1772 में एक नई व्यवस्था स्थापित की। इस व्यवस्था का प्रावधान था कि हर ज़िले में एक अदालत होगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। मैंने आपको पिछले वीडियो में फौजदारी और दीवानी का मतलब बताया था। दीवानी अदालतों की मुखिया यूरोप जिला के कलेक्टर होते थे और मौलवी और हिंदू जो है पंडित, उनके लिए भी भारतीय कानून में जो व्याख्या करने की जो भूमिका थी वो रखी गई थी। बहुत सारे फौजदारी जो अदालतें थे अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत ही थे, लेकिन वे कलेक्टर की निगरानी में थे, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। काजी एक न्यायाधीश होते हैं और मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद होता है जो कानून का जानकार होता है। महाभियोक्ता आप जानते ही हैं, लगाया गया था वारेन हैस्टिंग पे। तो यहाँ पे देखिए वारेन हैस्टिंग पे जो है महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा रही है 1785 में। ये आप बस डेट याद रखिएगा, इंग्लैंड में जब लौटा था तो, है ना। उसके बाद अगला जो आगे हम देखते हैं कि क्या है। एक बड़ी समस्या थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र के अलग अलग शाखाओं के हिसाब से जो है उसकी व्याख्या कर रहे थे। इस भिन्नता को खत्म करने के लिए, समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। एनवी हॉल्डे ने संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीश के लिए मुस्लिम कानून की भी एक संहिता तैयार की गई। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, आपको पता है। इसमें एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। आप बताइए कब की जाती है और कहाँ पे की जाती है। इसके अलावा कोलकाता में अपीलीय अदालत, सदर निज़ाम अदालत की भी स्थापना की जाती है। भारतीय ज़िले में कलेक्टर जो है सबसे बड़ा ओहदा होता है, अभी भी होता है ना। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि उनका मुख्य कार्य लगाना और कर इकट्ठा करना और न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों और दरोगा की सहायता से जिले में कानूनी व्यवस्था को बनाए रखना होता था। इनका कार्यकाल कलेक्टर के सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था और इसमें पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। अगला जो हमारा टॉपिक है कि कंपनी की फ़ौज। तो कंपनी की फ़ौज देखते हैं किस तरीके से संगठित की गई थी। कंपनी के साथ भारत के शासन और सुधार के नए विचार को लेकर उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से सवार घोड़े पर चलने वाला प्रशिक्षित और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों को दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या होती थी। स्थानीय जमींदार मुगलों की ज़रूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। 18वीं शताब्दी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में जो है किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक शिक्षण प्रदर्शन किया गया तो सूरत जो है बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसके भी यही तरीका अपनाया कि अंग्रेज अपनी सेना में सिपोही, जिन्हें भारतीय सिपाही शब्द से बना है यानी कि आर्मी कहते थे। अंग्रेज क्या कहते थे? आर्मी कहते थे। 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरत कम होने लगी। इस वजह से यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी जो है लड़ रहा था और जहाँ सिपाही मास्टेक यानी कि तोड़ेदार बंदूक और जो है मैंचलॉक में लैस थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं को ध्यान रखना पड़ता था और अब उनकी जो है पैदल टुकड़ियाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 19वीं सदी के शुरुआत में अंग्रेज एक समय जो है समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे और सिपाहियों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशंसा जो है सिखाया जाने लगा, जब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित हो गया था। तो कंपनी की जो फ़ौजें थीं उनको जो है अंग्रेज़ों द्वारा जो है प्रशिक्षण दिया गया और उनको जो बोलते थे अपने नाम से उनको आर्मी कहा जाता था, है ना, या सिपोही कहा जाता था, जो भारतीय सिपाही से ही निकला शब्द था। और उसमें भी 2 प्रकार के होते थे, एक मास्केट और एक मैंचलॉक होते थे, है ना। तो आइए देखते हैं इन दोनों का मतलब क्या होता है। यहाँ पे आपको दिया गया है
सवार मतलब घुड़सवार, और मॉस्केट मतलब पैदल सिपाही द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक बंदूक थी, उसको मॉस्केट बोलते थे। और मैंटलॉक था। शुरुआती दौर में जब बंदूक की शुरुआत हुआ था उस टाइम जो इनके द्वारा जो इस्तेमाल किया जाता था, बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी, तो जो स्टार्टिंग में जो तैयार किया गया था उसको इस नाम से जानते थे, है ना। आगे देखते हैं। इस कोशिश में जो है कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाही की सेना खड़ा करने के चक्कर में वे अंग्रेज़ कभी कभी ये भूल जाते थे कि समुदाय की भावना को नज़रअंदाज कर देते हैं। उनकी जो संस्कृति क्या है, उनका धर्म क्या है, उनसे उनको कोई मतलब नहीं रहता था। इससे कि सिपाहियों को ठेस पहुंचती थी, है ना। भला लोग अपनी जाति और धर्म भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते हैं, है ना। तो सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी कि वे कौन है, उनका पहचान ही खो जाता था, क्योंकि सिपाही थे। तो आप देखते होंगे कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो बहुत सारे सैनिक कारण भी थे कि कुछ सैनिकों को जो है टीका लगाने नहीं दिया जाता था। तो ये सब जो है उनकी भावनाओं को जो है ठेस पहुंचाती थी। 1857 में हमने देखेंगे कि जो है सिपाहियों की जो इस भावना को ठेस पहुंचता था, इसकी झलक इनकी जो है बढ़ चढ़ कर जो है साथ लेते हैं, साथ देते हैं 1857 की क्रांति में। तो इसका जो निष्कर्ष है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते भौगोलिक और औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में एक नई भाप तकनीक से आने से प्रक्रिया में तेज़ी हुई, और जब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लगता था, वो जो है भाप के चलते जहाज़ों की यात्रा से जो है 3 हफ्ते में ही समेट जाते थे। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग और उनके परिवार जो है भारत से दूर दराज पर आने जाने लगे। तो जो आने जाने में जो समय लगता था उसको इतना कम कर दिया गया, जिससे कि आने जाने की जो प्रक्रिया है वो तेज़ हो गई, है ना। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप में 63% भूभाग और 18% आबादी तक जो है कंपनी का सीधा नियंत्रण था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का प्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार जो है व्यापारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। तो आप यहाँ पे आपको चित्र दिख रहा है, ये किस चीज़ का चित्र है ये देखते हैं। तो एक चित्र बनाया गया है कंपनी के लिए काम करने वाला एक बंगाली सवार जो है घोड़े पे किस तरीके से, देखिए आप यहाँ पे ये चित्र है ना। तो ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। इसमें एक छोटा सा नेत्र में आप, जो कि हमेशा ही होता है, तो इसको देखते हैं। दास व्यापार, ये दास व्यापार क्या था? दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार। तो डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुँचे और जल्द ही दास व्यापार शुरू हो गया। लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में बांधकर दास बाजारों में बेचा जाता था। 1834 में जो है दास व्यापार का जो है अंत का समय अफ्रीका के दक्षिण सिरों जैसे कि केप ऑफ गुड होप में जो है दासों की संख्या 36,000 से भी ज़्यादा थी। 1824 में केप आने वाले एक यात्री वहाँ से गुजर रहा था, तो उसे पता चला कि यहाँ पर नीलामी होने वाली है, तो वो रुक जाता है। यह मालूम होने के बाद कि यहाँ पर नीलामी, वो कहता है कि नीलामी के माल में से एक स्त्री दास और उसके 3 बच्चे थे। किसानों ने पशुओं के समान उसके साथ व्यवहार किया और अलग अलग खरीदारों को उन्हें बेच दिया। चिंता, वेदना और आंसू से भरा माँ का आंसू उन्हें बच्चे देखते हैं और बच्चे भी व्याकुल माँ से चिपक जाते हैं। इस दृश्य को देखकर जो है ये बोल रहा है कि ये दृश्य दिल को पिघलाने वाला था, लेकिन इसके बाद भी जो मौजूद दर्शक थे उनका चेहरा हंसी से हंस रहे थे और उनके चेहरे पे बिल्कुल भी जो है असंवेदनशील नहीं थे, वो बिल्कुल खुश थे, है ना। तो ये किस तरीके से एक क्रूर कृत्य को अंजाम दिया जाता था कि एक बच्चे से जो है उसकी माँ को अलग, उसके माँ से उसके बच्चे को अलग कर दिया जाता था। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे समाप्त होता है और इसका क्वेश्चन जो है आप घर पे करने की कोशिश कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो एंड तक देखने के लिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर।